नमस्कार। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में आपका विशेष स्वागत है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रत्येक मंगलवार को सायंकाल 6 बजे हमारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह सुख संपत्ति और स्वामी न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी समस्याओं के जवाब लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। आपके बताए हुए सवालों का जवाब हमारे यहाँ पर मौजूद जो सुख संपत्ति के संस्थापक भी हैं और सीईओ रमेश टहलियानी द्वारा दिया जाता है। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आज भी ढेरों सवाल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पास सवाल भेजते हैं। उन्हीं की जो जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाओं को शांत करते हुए हम उनके सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या उसके लिए सैकड़ों सवाल होते हैं। एक नहीं, अनेक सवाल होते हैं। कैसे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और भी बहुत सी जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। देखिए, ये तो थे सवाल, और समस्याओं को लेकर के भी जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल लगातार आ रहे हैं। तो आज हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उस पर हम एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी सभी के सवालों के आज जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब आ चुका है रमेश जी। हितेश कुमार का है, दक्षिण मुखी प्लॉट और टी पॉइंट को अशुभ क्यों माना जाता है? क्या वास्तु का प्रभाव घर और ऑफिस पर समान होता है? देखिए, इन्होंने वास्तु से रिलेटेड सवाल पूछा है जी। इस सवाल पूछने के लिए मैं हितेश को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि वास्तु मेरे दिल से काफी जुड़ा हुआ विषय है और मुझे 25 साल से ज्यादा का ज्योतिष और वास्तु का अनुभव है। मैं जब 25 साल पहले मेरा शौक था, हॉबी था, ज्योतिष और वास्तु पर काफी पढ़ता था, और कुछ टाइम मैंने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंसी भी दी है। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी अच्छा अनुभव है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी अनुभव से और ज्ञान से अगर किसके लाभ हो सके। तो सबसे पहली बात, वास्तु के बारे में जो अभी प्रचलित धारणा चल रही है उसमें और जो असली वास्तु जब लिखा गया था हजारों साल पहले, उसमें काफ़ी फर्क है। वास्तु के पीछे विज्ञान अलग है, विश्वास अलग है, वहम अलग है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें। तो शॉर्ट में पहले मैं ये बताऊंगा कि वास्तु कब बना, कैसे बना, उससे आपको इस सवाल का और सारे सवालों का, वास्तु संबंध जितने सवाल है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात, वास्तुशिल्प संहिता जो कि वास्तु पे प्रमाणित किताब है, वो लिखी गई थी लगभग 3 से 4 हजार साल पहले। वो लिखी गई थी मंदिरों, महलों, किलों के लिए, क्योंकि उस समय आज की तरह ना प्लॉटिंग होती थी, न मल्टी स्टोरी होती थी, न बिजली की लाइन होती थी, न पानी की लाइन होती थी, न सीवरेज लाइन होती थी, न वेंटिलेशन के लिए आज की तरह अच्छे साइंटिफिक उपकरण होते थे। उस टाइम आपस में राजा महाराजा जमीनों के लिए, राज्यों के लिए लड़ते रहते थे। तो सुरक्षा के लिए वो किलों में रहते थे। किलों की चार दीवारी काफी मोटी होती थी और 100 फीट ऊंची होती थी। तो ऐसी मोटी और ऊंची दीवारों में वेंटिलेशन आना बड़ा मुश्किल होता था। अब युद्ध में से रक्षा भी करनी है, दुश्मन से बचना भी है और सर्वाइव भी करना है। तो उस टाइम के जो आर्किटेक्ट नॉलेज वाले, वास्तु की जानकारी वाले जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने चारों दिशाओं का अध्ययन किया और पृथ्वी की और ब्रह्मांड की शक्तियों का जब अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। तो इन तीनों का मैनेजमेंट ऐसे किया जाए कि अगर हम युद्ध के दिनों में सुरक्षा रहे तो हमारे किले के अंदर, महल के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहे। तो जो नियम बने थे ये उस समय के हिसाब से बने थे। उस टाइम इस तरह के प्रबंध किया जाता है कि पूरब की तरफ दरवाजा खुला रखो, क्योंकि पूरब से सुबह सूरज की रोशनी आती है जिसमें गर्मी कम होती है, और 10-12 बजे बाद गर्मी ज्यादा हो जाती है, इसलिए कहते हैं दक्षिण में बंद रखो, क्योंकि हमारा सूरज पूरब से पश्चिम जाता है लेकिन तीन जगह दक्षिणायन होता है। तो दक्षिण दिशा पे वॉल मोटी बनाई जाती है ताकि गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि उस समय एसी पंखे होते नहीं थे। तो गर्मी से बचने के लिए आम लोगों को बोला था साउथ की तरफ से बंद रखो। अब उस टाइम क्योंकि धर्म ज्यादा प्रचलित था, विश्वास ज्यादा प्रचलित था, विज्ञान प्रचलित नहीं था, तो हर आम आदमी को बताया जाता दक्षिण अशुभ होता है, और ये भाषा चली जाती है, जबकि दक्षिण अशुभ नहीं होता है। आज देखा जाएगा ये मंदिर, महल और किले अधिकतर देखे जाए दक्षिण भारत में बने हुए हैं। दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिन को 10-12 बजे बाद गर्मी सहना मुश्किल होता है। और आप अमेरिका या यूरोप में जाओगे जो जहाँ ठंड पड़ती है, वहां पे बोला जाता है वहां का वास्तु होता है सन फेसिंग हाउस, यानी ऐसा मकान जहां से सूरज की रोशनी पूरी है, तो वास्तु अच्छा होता है। तो एक वास्तु अगर अमेरिका में अच्छा हो सकता है, भारत में खराब कैसे हो सकता है? तो दक्षिण मुखी, अब क्योंकि हमारे भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो विज्ञान के बजाय धर्म को तरजीह देते हैं, तो उनके लिए ऑफकोर्स दक्षिण अशुभ होता है। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, आप वैज्ञानिक पता कीजिए। और टी पॉइंट को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि पहले टाइम में टी पॉइंट तिराहा होता था। तिराहे पे अक्सर लोग जादू टोना करके कुछ नींबू मिर्च रख जाते थे,
दूसरा, लोगों को लगता था कि किराए पे प्रेत आत्मा या भूत आत्मा, भटकती आत्मा रहती है, जी इसलिए टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए। इसके वजह वैज्ञानिक कारण यह है कि ये एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है। आज से अगर इमेजिन कीजिए 200 साल पहले, 400 साल पहले, टी पॉइंट यानी तिराहा, अब वहां पे अगर कोई घोड़ा या रथ दौड़ता हुआ आ रहा है अचानक, उसमें हॉर्न तो होते नहीं थे, जी तो अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना होती थी। तो एक्सीडेंट प्रोन जोन होता था, इसलिए कहते थे टी पॉइंट में मकान नहीं बनाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट बचा जा सके। अब आम आदमी को बताने के लिए बोला जाए अशुभ होता है, जबकि इसमें वैज्ञानिक कारण था। मैं नहीं मानता कि अशुभ होता है, फिर भी और चीजों का अध्ययन करना चाहिए। कई लोग पूर्व को शुभ मानते हैं। अब मान लीजिए आपका मकान पूर्व में है, लेकिन पूर्व में आपके घर के सामने 3 मंजिला इमारत है, जिससे आपके घर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, ऐसा पूर्व किसी काम का नहीं है। जब सनलाइट ही नहीं है तो किसी काम का नहीं है। जी लेकिन दक्षिण से अगर आपको सनलाइट आ रही है और प्रॉपर सुबह के टाइम में ज्यादा आ रही है, दिन को कम आ रही है, तो अच्छा है। और वास्तु का प्रभाव घर और ऑफिस पे पड़ता है। वास्तु का प्रभाव हर उस जगह पड़ता है जहाँ इंसान रहता है। हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, कि पानी के ऊपर हम बारिश पर निर्भर नहीं है, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर सूरज की रोशनी ये मिलनी चाहिए। और अगर सुबह सूर्योदय से लेकर 2 से 3 घंटे की अगर सूर्य की रोशनी मिलती है, तो हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और अच्छा एंटीबायोटिक होता है। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब सूरज ऊपर होता है, तो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो इसलिए कहते हैं वो जगह बंद होना चाहिए जो नॉर्मल दक्षिण होता है। तो अगर आपके घर या ऑफिस में सूरज की रोशनी आ रही है, प्रॉपर नेचुरल ऑक्सीजन आ रही है, हवा आ रही है, तो शुभ है। अगर नहीं आ रही तो अशुभ है, ये मेरा मानना है। जी। और बिल्कुल उन्होंने घर और ऑफिस के लिए भी पूछा है कि दोनों पर ही समान होता है क्या इसका? मैंने कहा ना कि जहाँ पे हवा और रोशनी आती है नेचुरल, जी तो प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ऐसे ऑफिस या ऐसे घर जहाँ पे प्रॉपर हवा रोशनी नहीं आती है, वहाँ पे लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और मैंने ऐसे घर देखे हैं जो साउथ फेसिंग घर होते हैं, जहाँ अच्छी सूरज की रोशनी होती है, वहाँ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, स्वस्थ होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छा करते हैं। तो ये मैं तो अशुभ नहीं मानता। और घर और जब ऑफिस हो, वैज्ञानिक वास्तु को फॉलो करें। परंपरागत वास्तु के कई पॉइंट आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल कीजिए वास्तु के लिए, ना कि पुरानी परंपरागत। क्योंकि आज कई चीजें उस टाइम जो होती थी आज रेलेवेंट नहीं है। आज युद्ध नहीं होते, आज किले में नहीं रहते, आज रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन के लिए या हवा रोशनी के लिए एयर कंडीशन पंखे अवेलेबल है। तो वो चीजें जिस कारण वास्तु नियम बने थे और आज के वास्तु नियम में फर्क है। जी। दर्शकों, आपने देखा कि आपको जो इसका सवाल का जवाब मिला है, वैज्ञानिक तर्क को भी महत्व देना बहुत जरूरी है। देखिए जाए तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्क जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वास्तु विज्ञान ही है। जी पहले के टाइम में लोग धर्म को ज्यादा मानते थे, इसलिए हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के बताई गई है। ज्योतिष और इसके साथ जोड़ के बताई गई, ये प्रॉपर विज्ञान है, वास्तु विज्ञान कह सकते हैं। हर चीज के पीछे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, सूरज के, हवा के, ऑक्सीजन के नियम ही है, भौतिकी के नियम है। उसी से वास्तु विज्ञान बना है, और इसके पीछे धर्म जो बना है वो सही नहीं है। जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में रमेश टेलियानी जी हैं। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो जानकारी मिल रही है, लेकिन आज एक छुपी हुई कला भी निकल करके सामने आई है कि वास्तु के बारे में इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है और इस पर काफी लंबे टाइम तक टेलियानी जी ने रिसर्च भी किया हुआ है। ज्योतिष के बारे में भी इन्होंने बताया। तो आप इससे संबंधित भी सवाल अगर हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं किसी के काम आ सके इस मामले में। तो आप अगर संपर्क करना चाहें व्यक्तिगत तौर पर, तो रमेश जी के इस वाले नंबर पर 9828118898 इस पर संपर्क करके व्यक्तिगत रूप से आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। ज्योतिष हो, वास्तु हो या प्रॉपर्टी हेल्पलाइन, जो भी आप जानकारी लेना चाहें तो व्यक्तिगत रूप से आप इन नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हमारे दूसरे एक और दर्शक आ गए हैं, अभिषेक उपाध्याय। ये लिख रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है? ज्यादा फर्क नहीं होता है। आमतौर पे एक ही चीज होती है, मतलब लीगली जाए तो एक ही चीज होती है। पर जो लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो छोटे एग्रीमेंट को लीगल लाइसेंस कहते हैं और बड़े एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट कहते हैं। आमतौर पे लीगली कोई फर्क नहीं है। आमतौर पे जो भी मकान किराए पे देता है, 11 महीने के लिए एग्रीमेंट करता है, उसको रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। और 1 साल से ज्यादा, 5 साल, 10 साल या 20 साल के जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं उनको लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। रेंट का मतलब और लीज का मतलब एक ही होता है, आमतौर पे बोला जाता है, बाकी दोनों एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस समय अवधि का फर्क हो सकता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। जी अभिषेक जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगले चलते हैं और हमारे साथ में और भी दर्शक जुड़ रहे हैं। ये हैं श्याम सुंदर शर्मा है। मकान को किराए पर देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो? कई
बार हम सुनते रहते हैं कि किसी ने मकान ले लिया और खाली नहीं किया, कब्जा कर लिया, या किसी ने गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधि कर ली जिसके कारण मकान मालिक को परेशानी होती है। तो हमने पिछले 14 सालों में हजारों मकान किराए पे कराए, और हम मकान किराए पे देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते थे। सबसे पहले हम देखते थे, अगर कोई किराएदार सरकारी नौकरी में है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो हमारे पास ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता था कि अगर जो इस कंपनी काम कर रहा है तो इन कंपनी ने चेक किया होगा सारा, तो उसको जॉब किराए पे देना आसान इजी रहता है और सही रहता है, क्योंकि उनका किराया टाइम पे आता है, उनकी सैलरी टाइम पे आती है, वो किराया टाइम पे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे लोकल स्थानीय लोग होते हैं, वो भी किराए पे लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर होता है और कईयों को खुद का घर नहीं होता है। जिनका खुद का घर है वो टेम्परेरी, मान लीजिए उनके घर में रिनोवेशन करना है तो इसलिए किराए पे ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे हो जिनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है और मकान ढूंढ रहे हैं और तब तक नहीं मिलता है, तो भी ठीक है। लोकल लेवल में हम रेफरेंस चेक जरूर करते हैं 2-3 लोगों से, या जहाँ पुराना मकान मालिक है उनसे जरूर चेक करते थे कि ये किराएदार आए हैं हमारे पास लेने के लिए, क्या आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या उन्हें देना सही है। तो ऐसा रेफरेंस चेक करके हम देते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट जरूर कराएं, हर चीज़ लिखित में जरूर करें। अगर 1 साल के अंदर का एग्रीमेंट होता है तो रेंट एग्रीमेंट कराएं, बड़ा होता है तो लीज एग्रीमेंट करा के रजिस्टर कराएं। ये कराने से आपकी एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका जो रेंटल टेनेंसी है उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। फ्यूचर में कभी भी कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है तो आपके पास सबूत होना चाहिए आपने किसको दिया, क्या दिया। और एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है जो कि ऑनलाइन हो जाता है। जो भी किराएदार है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। दूसरी बात, कई ऐसे लोग हैं आते हैं जो हमें देखते ही मालूम पड़ जाता है सही नहीं है, तो जहाँ भी ऊपर से ज़्यादा डाउट हो तो पैसे को ना देखें, अपने दिल की बात सुने। 90% टाइम आपकी दिल की बात सही होती है, आपका अनुभव काम करता है। जी रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो अभी रेंट की बात हुई कि मकान किराए पर देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई फाउंडेशन तो नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि यही लोग अपना मकान किराए पर दे सकते हैं, बाकी ये लोग नहीं दे सकते, या इस तरह की कोई? जिसके पास भी कोई संपत्ति वो किराए पे दे सकता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि कोई नहीं दे सकता है। जहाँ तक आप दे रहे हो, अपनी इनकम दिखा रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो सरकार क्या, वैसे कोई नियम नहीं है। जी हाँ, लेकिन हाँ, मालिक होना चाहिए। आप खुद किराए पे रहते हो, वो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास सब लीजिंग का राइट ना हो। जी बिल्कुल। हमारे अगले दर्शक शंकर लाल जी हैं, ये लिख रहे हैं, फ्लैट खरीदते समय सुपर बिल्ट आपके पैसे देने चाहिए या कॉर्पोरेट एरिया के? देखिए, हमारे भारत में हर राज्य में कानून अलग अलग है रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी मैटर में। तो जैसे बॉम्बे में जाएंगे या महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी फ्लैट परचेज किए जाते हैं वो कारपेट एरिया पे किए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, इवन जैसे यूपी में भी होता रहा पहले और दिल्ली में होता रहा, गुड़गांव में होता रहा, सुपर बिल्टअप एरिया बेचा जाता है। एक्चुअली दोनों एरिया ही होते हैं फ्लैट में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कारपेट एरिया में वही एरिया काउंट किया जाता है जो आपकी चार दीवारी के अंदर होता है। सुपर बिल्टअप एरिया में चार दीवारी के साथ वो कॉमन एरिया भी काउंट किया जाता है, जहाँ लिफ्ट होती है, फ्लैट होते हैं, स्टेयर केस होती, सॉरी दीवारें होती है, बालकनी होती है, स्टेयर केस होती है, कॉमन एरिया मान लो जिम है, गार्डन है, तो ये चीज़ें भी काउंट की जाती है। अब बिल्डर ने तो पैसा लगाया है, आज अगर सुपर बिल्डर में स्टेयर सीढ़ियाँ बनी है, लिफ्ट लगी है, पैसा तो लगा ही है, लागत लगी है, तो सुपर बिल्डअप का बिल्डर पैसा लेगा ही लेगा। लेकिन समस्या क्या आती है, कई बेईमान बिल्डर फर्जी सुपर बिल्टअप एरिया दिखा के, मान लीजिए कॉमन एरिया 25% ही है, वो 30% दिखा के ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। कस्टमर को लगता है कि मैं पर स्क्वायर फीट रेट दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, जबकि वो ज़्यादा दे रहा है। तो इस कारण महाराष्ट्र में ये नियम लागू है कि आप कारपेट पे कीजिए, तो अल्टीमेटली पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कारपेट पे कैलकुलेट करेंगे तो पर स्क्वायर फीट रेट ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन यूनिट प्राइस तो वही रहेगी। सुपर बिल्टअप एरिया में रेट कम रहेगी लेकिन एरिया ज़्यादा रहेगा, प्राइस वही रहेगी। तो आप ओवरऑल देखिए कि आपको टोटल प्राइस कितनी पड़ती है, यूनिट कितना पड़ता है। और रही बात, डिपेंड करता है कहाँ ले रहे हैं। अगर आप राजस्थान में ले रहे हैं तो लोग अक्सर आपको सुपर बिल्टअप पे काउंट कैलकुलेट करेंगे, और कई महाराष्ट्र जैसे, गुजरात जैसे राज्यों में जाएंगे तो कारपेट एरिया में काउंट करेंगे। हो सकता है राजस्थान में भी जल्दी कारपेट एरिया वाला नियम लागू हो जाए, पर आज की तारीख में सुपर एरिया पे ही काउंट करते हैं। जी रमेश जी, हम जानना चाहेंगे, देखिए एक तरफ तो कहा जाता है कि जो टी पॉइंट पर बने हुए मकान हैं या कॉर्नर के मकान हैं, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो बताया गया है कि ये अशुभ होते हैं, लेकिन देखा जाए तो कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्या कारण होता है कि कॉर्नर के मकान ज़्यादा महंगे होते हैं?
देखिए, इसके पीछे विज्ञान है, वो विज्ञान को समझिए। पहली बात तो कोई शुभ और अशुभ नहीं होती जो मकान, ये कहने की बातें हैं। मैं अनुभव के साथ, 25 साल के अनुभव के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई मकान शुभ और अशुभ नहीं होता। शुभ अशुभ कैसे होता है? अगर उस मकान में जाते ही आपको सकारात्मक विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, अच्छी व्यू दिख रहा है, अच्छी आसपास संगीत सुनाई दे रहा है, बदबू नहीं आ रही है, तो शुभ है। या कुछ मकान ऐसे होते हैं जहाँ आसपास, मान लो पुराना मकान है, खंडर पड़ा है, या कचरे का डब्बा है, या हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो ऐसी जगह क्या होता है, फीलिंग पॉजिटिव नहीं आती है, तो उसको आप कह सकते हो अशुभ है, आम भाषा। हर शुभ अशुभ के पीछे साइंटिफिक लॉजिकल रीजन होते हैं। आज हम उस जमाने में रह रहे हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, रोबोटिक की बातें हो रही है, मशीन लर्निंग की बातें हो रही है। उस समय में अगर शुभ अशुभ की बातें करते हैं तो ये बताता है कि हमारे पास लॉजिक्स की कमी है। आप खोजिए, हर चीज का जवाब मिलेगा। शुभ अशुभ मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शुभ अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। और रही बात प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, कॉर्नर की वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो दो साइड ओपन होता है। जी। दो साइड ओपन होने के दो फायदे होते हैं, तो हवा रोशनी ज्यादा आती है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रहता है, तो लुक्स अच्छा रहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसका ज़्यादा ज़्यादा अच्छा मकान दिखे और ज़्यादा हवा रोशनी है। जी। तो आमतौर पे 10 से 15%, 10 से 20% तक पैसा ज़्यादा लगता है कॉर्नर के प्लॉट का। नुकसान ये होता है कि अगर सेटबैक दोनों तरफ छोड़ने पड़ते हैं तो कॉर्नर के प्लॉट में कम एरिया मिलता है बिल्टअप के लिए। बाकी शुभ अशुभ नहीं होता, रेट मार्केट डिसाइड करता है। हमारे साथ में एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, विजय जैन लिख रहे हैं, कई फ्लैट सोसाइटी में वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के बाद भी मंथली मेंटेनेंस क्यों लिया जाता है? अ, इसके पीछे वजह है कि जो सोसाइटी वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है, कोई बिल्डर ले रहा है, वो सही ले रहा है। क्योंकि अगर बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म में, आगे भविष्य में, अगले 10 साल 20 साल तक मेंटेन करना है, तो एक कॉर्पस बनाना, एक पूंजी बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए एक 100 फ्लैट की सोसाइटी है, 100 फ्लैट में अगर लोगों ने 1-1 लाख रुपए दिया तो बिल्डर पास 1 करोड़ रुपए है। तो भविष्य बिल्डिंग को पेंट कराना हुआ, या कभी लिफ्ट में खराबी आ गई, या कोई स्विमिंग पूल में बड़ा रिपेयर खर्चा आ गया, तो एक एक से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। उस पैसे की भी एफडी करा दी जाती है, उसके ब्याज में से वो बड़े खर्चे निपटाए जाते हैं। मंथली में वही लिया जाता है जो रेगुलर मंथली बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, कॉमन एरिया का बिजली का बिल, साफ सफाई का बिल, ये मंथली लिया जाता है। तो जो बिल्डर ये ले रहा है, अगर वो सही में इस्तेमाल कर रहा है तो सही है। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता। 100 में से अगर 50 लोगों ने भी नहीं दिया, या 20 लोगों ने भी नहीं दिया, 30 लोगों ने नहीं दिया, तो उसके आधार पे पूरी बिल्डिंग का मेंटेन अटक जाता है। तो मेंटेन डिपॉजिट होना, सही इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अगर कोई बिल्डर नहीं ले रहा है तो उसको लेना चाहिए। सस्ता बेचने के चक्कर में फ्यूचर की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए कस्टमर के लिए। और हाँ, कस्टमर को भी ध्यान रखना चाहिए, 50,000 लाख रुपए के डिपॉजिट को नेगेटिव ना ले, इसको पॉजिटिव ले, ये आपके काम आएगा फ्यूचर पे। आज आप खर्च करोगे, फ्यूचर कभी आपको बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए और पैसा नहीं देना पड़ेगा। रमेश जी, मैं जानना चाहूंगा, देखिए कई लोग क्या प्रॉपर्टी जो लेते हैं अपना भवन निर्माण के लिए लेते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उस मकान को आगे चलाने के लिए, लेकिन कुछ एक होते हैं जो अर्निंग के हिसाब से लेते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 50 गज या 100 गज का प्लॉट लिया और लेके रखा, और उसको करीब कितने टाइम रखना चाहिए ताकि उसकी अर्निंग यानी इनकम जो है, जो एक सोच के रखी हुई कि मुझे इतना फायदा तो हो सकता है, तो कितने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कितने टाइम रोक करके फिर उसके बाद उसे सेल आउट करना चाहिए? मार्केट में दो तरह के प्रॉपर्टी बायर होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं एंड यूजर। जिसको वापस भेजना है वो हो गया इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर में भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो जो 1 साल के अंदर बेच देता है, ट्रेडर होता है जो 3 महीने 6 महीने लेके प्रॉफिट लेके बेच देता है। मान लो उसने टोकन अमाउंट दिया, जरा सा प्रॉफिट मिला, बेच के निकल गए, वो ट्रेडर होता है। इसके लिए काफ़ी अनुभव चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, नेटवर्क चाहिए होता है, आपके फंड्स भी होने चाहिए। अगर आप आम इन्वेस्टर है जो जिनका रोज का काम नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कम से कम 5 साल तो प्रॉपर्टी रखिए। क्योंकि पहले 1 साल तो आपके स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, ब्रोकरेज के खर्चों में निकल जाता है 1 साल के रिटर्न। अगर औसत मैं मानूँ 12 से 15% औसत आता है, 15% मान लो 12%, तो 10% तो आपका पहले साल खर्चा ही हो गया। जी। अगर दूसरे तीसरे चौथे साल भी इतने रिटर्न आएंगे तब जाके आप प्रॉफिट में होंगे। तो कम से कम 5 साल रखेंगे। मैं पर्सनल ओपिनियन ये देता हूँ कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जब तक आपको जरूरत ना हो, बेचिए मत। जब जरूरत हो तब बेचिए, तब ये मत देखिए प्रॉफिट है या लॉस है। दूसरी बात, कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ सेचुरेशन आ जाता है, जहाँ लगता है कि उसके बाद बढ़ने की चांस गुंजाइश बहुत कम होती है। क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, ग्रोथ कर्व होता है। ग्रोथ कर्व की जो ग्रोथ होती है शुरुआती सालों में काफी तेज होती है, जी। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बाद में ग्रोथ कम हो जाती है।
तो नए एरियाज में इन्वेस्टमेंट करिए, और लगता है आपको 5 साल के ऊपर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, डबल हो गया, 6 साल 7 साल में डबल हो गया, और पैसे जरूरत तो निकल जाइए, नहीं तो रखे रहिए। आप इसको बेच के कहीं दूसरी जगह लेंगे कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, वापस आपके 8 से 10% स्टाम्प ड्यूटी और ये टैक्स कॉस्ट लगेगी। इससे जगह अगर जब दूसरी जगह इन्वेस्ट करना ही है आपको, तो उसको बेचोगे। हाँ, लग रहा है मार्केट सेचुरेट हो गया, यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है, तो बेचना चाहिए। वो सिचुएशन सिचुएशन करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट क्या लोकल मैटर है, हर प्रॉपर्टी की अलग ही प्लस माइनस होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, शक्ति सिंह, ये लिख रहे हैं कि निवेश के लिए अजमेर और जयपुर में से बेहतर विकल्प क्या है? देखिए, अगर शहर के आधार पे करेंगे तो कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी उस लोकेशन की डिमांड और सप्लाई पे बढ़ती है। अब मान लीजिए, अगर जयपुर का विशाल नगर को अजमेर के विशाल नगर से तुलना करेंगे, तो ऑफकोर्स जयपुर के विशाल नगर चीज़ महंगी भी है और वहाँ डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन जयपुर का आउटर एरिया और अजमेर का आउटर एरिया को करेंगे, तो अजमेर में जयपुर मान लीजिए टोल के आसपास जयपुर में 25-30 हज़ार की रेट है, अजमेर में आपको 15 हज़ार की रेट में मिल जाएगा प्लॉट। तो रेट्स का भी फर्क होता है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अजमेर रहते हैं और जयपुर में आपका कोई नहीं रहता है, तो मैं सलाह दूंगा अजमेर में इन्वेस्ट करें। लेकिन लगता है जयपुर में कोई रहता है, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है, तो जयपुर में करें। वरना रिटर्न्स जितने आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बड़े शहरों में रिटर्न कम, छोटे शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कैसी है, किस कंडीशन में आ रही है। हर प्रॉपर्टी का अलग से एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है कि ये फेयर वैल्यू है कि नहीं है, वहाँ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आज हो सकता है आज से 5 साल पहले अजमेर में जयपुर रोड बहुत डिमांड होती थी, आजकल पुष्कर भाई में बहुत डिमांड है। आज से 10 साल पहले पुष्कर रोड पे हरिभाऊ उपाध्याय नगर बड़ी डिमांड रहती है, आजकल इधर ज़्यादा हो गई, पंचशील की तरफ ज़्यादा हो गई। तो एरिया बदलते रहते हैं फ्यूचर के एक्सपांशन ग्रोथ के हिसाब से। तो आप पर्टिकुलर एरिया स्टडी कीजिए, वहाँ के प्रॉपर्टी ऑप्शन स्टडी कीजिए और कंपेयर कर सकते हैं, तो जो बेटर लगे उस पर कर सकते हैं। बाकी सिर्फ अजमेर जयपुर के आधार पर डिसीजन लेना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं। अ, देखते हैं हमारे और भी कोई दर्शक जुड़ रहे हैं एक बार। अ, देखिए, दर्शकों के सवाल भी आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास में एक जो दर्शक है उनका व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने पूछा था कि अजमेर का जो दौराई रोड है, काफी ज्यादा 15-20 साल वहां हो चुके हैं, लेकिन वहां डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे स्टेशन आने के बाद भी वहां क्या जमीन लेनी चाहिए उन्हें, क्योंकि अभी उन्हें वहां कोई जमीन सस्ती मिल रही है। तो उन्होंने, उनका सवाल यही था कि उस एरिया में कब तक विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई शॉप वगैरह है, कुछ भी नहीं है, एक हाईवे की तरह वहाँ रोड निकला हुआ है। देखिए, किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं बिजनेस के हिसाब से अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रेजिडेंट निवास के हिसाब से अच्छे होते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। अब अजमेर की बात करते हैं, तो पिछले 10 साल में देख रहा हूँ कि अजमेर के नॉर्थ एरिया में, जहाँ वैशाली नगर, पंचशील नगर, हरिभाऊ, सिविलान, शास्त्री नगर, यहाँ की तरफ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और साउथ में जाते हैं, आदर्श नगर या चंद्रप्रताई नगर या मदार, तोराई, इधर की तरफ उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना अजमेर नॉर्थ में हुआ। जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बता देता हूँ। अजमेर नॉर्थ में आना सागर का होना, पहाड़ों का होना, और इस 5 किलोमीटर दायरे में ना कोई रेलवे लाइन होना, ना इंडस्ट्रियल एरिया होना, ना हाईवे होना, इन चीज़ों के कारण इसको क्या है, पॉल्यूशन कम, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना रखा है, और यहाँ का माहौल अच्छा, वातावरण अच्छा रहता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ज़्यादा है। और वहीं पे अजमेर साउथ में जाओगे तो वहाँ पे रेलवे लाइन का होना, पास में हाईवे का होना, इंडस्ट्रियल एरिया का होना, तो इस कारण से वहाँ पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्लस कंजेस्टेड एरियाज है। तो जिसकी भी पेइंग कैपेसिटी होगी, जिसको भी जो अफोर्ड कर सकता है, वो अजमेर नॉर्थ में रहना चाहेगा, चाहे कितनी भी महंगी प्रॉपर्टी हो। और रही बात दौराई में, तो दौराई में पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, 12 साल से देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल रेजिडेंशियल कॉलोनी आई नहीं है। एक ब्यावर रोड प्रोजेक्ट बन रहा है गोल्ड सुक का, वो अटका हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, तो वहाँ रेजिडेंस कई लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रक्स का आना जाना और पॉल्यूशन का होना फर्क पड़ता है। आसपास जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है वो अनऑर्गेनाइज है, कई अनऑथराइज है, तो इस कारण से वहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अब डिपेंड करता है, अगर आपका लगता है फ्यूचर में वहीं पे कुछ बिजनेस है, आपका कुछ करना है, तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पुष्कर बाईपास या पंचशील के आगे माकड़वली के आसपास बेटर ऑप्शन है, वहाँ लेंगे तो आपको हो सकता है अच्छा बेटर रिटर्न मिले। रमेश जी, अंत में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए,
लोग बाग जमीन खरीदते हैं, उसके बाद में मकान बनाने के लिए काफी प्रयास करते हैं, तो कई बार तो क्या ऐसे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, और कई बार जो रजिस्टर्ड होते हैं उनसे बातचीत होती है उनकी। तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर और रियल्टर दोनों का मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों का जवाब 90% सेम है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको कोई बीमारी होती है जी। तो आप किसके पास जाएंगे? सर्टिफाइड डॉक्टर के पास, या मेडिकल के पास, या किसी यार दोस्त के बताई दवा के करेंगे भरोसा? बिल्कुल ऑफिशियली सर्टिफिकेट डॉक्टर के पास ही ऑफ जाएंगे कोर्स सर। एक डॉक्टर पास जाएंगे तो आपको मालूम है उसके पास डिग्री है, उसने उस चीज़ की पढ़ाई की है, उसको सारी टेक्निकल इन हाउस सब पता है। जी। इसी तरह एक सर्टिफाइड रियल्टर या सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे तो आपको इस चीज़ की मन की शांति रहेगी, बंदा प्रोफेशनल है, आपकी प्रॉपर्टी सेफ हैंड्स में। लेकिन ऐसे आदमी पता चले गए जो कभी बेलदार था या कभी क्या कहते हैं मिस्त्री बना और वो ठेकेदार बन गया है, तो ऑफकोर्स वो तो थोड़ा काम सस्ता करेगा लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा। जी। लेकिन आप किसी प्रोफेशनल जाए, ब्रोकर से मिले जो प्रोफेशनल डिग्री है, जिसके पास ऑफिस है, 5 साल का अनुभव है, या किसी एसोसिएशन का मेंबर है, या जो सर्टिफाइड है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अगर आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, ऐसा अगर बैकग्राउंड है तो वो सही रहेगा। ऑफ कोर्स हम मिडिल क्लास मेंटेलिटी के, हम पैसा बचाने बहुत यकीन करते हैं, हम सोचते हैं पैसा बच जाए। जी। लेकिन मेरा अनुभव है पिछले 15 साल का, सस्ता हमेशा महंगा पड़ता है लॉन्ग टर्म में, और जो जी। महंगी चीज कई बार लगती है वो भी लॉन्ग टर्म में सस्ती पड़ती है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू जाए, क्योंकि घर रोज रोज नहीं बनता है। आज आप सस्ते बनवा लेंगे, लेकिन कल को सीलन की प्रॉब्लम आ रही है या लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, पेंट उखड़ रहा है, टाइल उखड़ रही है, तो उससे क्या होगा, आपको हमेशा खुद को ही आप कोसेंगे कि यार मैंने पैसा बचाने के चक्कर में क्या किया। अभी जो पैसा बचेगा उससे दुगना डबल बाद में खर्चा होगा। तो प्रोफेशनल के थ्रू जाइए, रेपुटेड के थ्रू जाइए, रेफरेंस के थ्रू जाइए, वो आपको हो सकता है 2 पैसे ज्यादा लगे, लेकिन आपको मन की शांति रहेगी और फ्यूचर के काफी परेशानियों से बचे रहेंगे। दर्शकों, आपने देखा कि आज आपके जितने भी सवाल हैं उनके सबके जवाब दिए गए। साथ ही आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न ऐसा है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो आप हमारे ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पर संपर्क कर सकते हैं। रमेश जी टहलियानी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपने जो आपके मन में जिज्ञासा है उनको शांत करने के लिए, या आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी मिलना चाहें, बात करना चाहें, तो इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9828118898, इन नंबरों पर संपर्क करके अपने सवालों के जवाब जरूर ले सकते हैं। और स्वामी न्यूज और सुख संपत्ति के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को सायंकाल 6 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, और यहाँ पर हम आपकी जो प्रॉपर्टी से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ में जो रियल्टर हैं रमेश टेलियानी, का प्रयास रहता है कि आपकी सभी समस्याओं का हल निकाला जाए। और एक और देखा जाए तो आपके मन में अगर अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, भवन को लेकर के किसी प्रकार की कोई शंका है, क्योंकि देखा जाए तो जो धर्म से संबंधित जो जानकारी लेना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र को लेकर के मन में कोई जिज्ञासा है या बहुत कोई भय बैठा हुआ है, तो उसको भी पूरी तरह ये शांत करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो विज्ञान ही वास्तु है, जो आज हमें जानकारी मिली है रमेश जी से। तो किसी प्रकार का भय नहीं पालें, और मन में किसी प्रकार की शंका भी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके और अपना निवारण प्राप्त कर सकते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। दर्शकों, अगले मंगलवार को सायंकाल 6 बजे हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।